फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। इसके पहले हम आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, लेड का बॉक्स लिया और उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। उसमें रेडियम या पोलोनियम में से कोई भी हो सकता था। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो था वो अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट कर रहा था। और यहाँ पे उन्होंने गोल्ड की पन्नी ली, मतलब गोल्ड फॉयल लिया। उसकी जो मोटाई थी, उसकी थिकनेस जो थी वो क्या थी, 0.404 थी। और उसके चारों तरफ उन्होंने क्या लगाया, जिंक सल्फेट का प्लेट लगाया। उसके चारों तरफ जिंक सल्फेट का प्लेट लगाया। जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है गोल्ड की पन्नी पे पड़ता था तो अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल जा रहे थे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है कुछ एंगल से, सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो लौट आते थे वापस। तो हमको ये कैसे पता चला कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सीधे चले जा रहे हैं और कुछ जो है वापस लौट आ रहे हैं। ये जो हम जिंक सल्फेट का प्लेट लगाए हैं ना, उस पर क्या होता था, फ्लैश प्रोड्यूस होता था। जैसे कि अगर स्टेट में गया है, मतलब सीधे चला गया है अल्फ़ा पार्टिकल, तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा। अगर कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया है तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा। और अगर बैक वापस लौट आया है तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा। तो हमको इससे पता चलता था कि कौन सा अल्फ़ा पार्टिकल जो है स्टेट में गया है और कौन सा अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया और कौन सा वापस हो गया है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाए थे, जिंक सल्फेट का प्लेट लगाए थे। से ही उन्होंने 2000 अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से पास करवाया था। कितना अल्फ़ा पार्टिकल को, 2000 अल्फ़ा पार्टिकल को पास करवाया था। रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉयल। उन्होंने गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड की पन्नी पर एक्सपेरिमेंट किया था। प्रोड्यूस अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल को प्रोड्यूस करवाया था। व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल ऑन थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी थी, 0.404 सेंटीमीटर। क्या थी, सेंटीमीटर थी। एंड स्ट्राइक विथ जिंक सल्फेट प्लेट एंड प्रोड्यूस फ्लैश। जो गोल्ड की पन्नी थी, फॉयल थी, उसकी थिकनेस कितनी थी, 0.04 सेंटीमीटर थी। जब उस पर स्ट्राइक करता था और जब मतलब डिफ्लेक्ट होता था या फिर स्टेट में जाता था या फिर बैक वापस आता था, तो क्या प्रोड्यूस करता था, फ्लैश प्रोड्यूस करता था। कहाँ पे, जिंक सल्फेट प्लेट पर। जिंक सल्फेट प्लेट पर फ्लैश प्रोड्यूस करता था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता था तो गोल्ड फॉयल पे टकराकर अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल जाते थे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाते थे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वापस लौट आते थे। अब आगे देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल गोस स्टेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो स्टेट लाइन में जाते थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल स्टेट लाइन में जाते थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। सम अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट सम एंगल। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट होते थे सम एंगल पे, कुछ एंगल पे। अब जो नेक्स्ट था, सम अल्फ़ा पार्टिकल रिबाउंस बैक। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो वापस लौट आते थे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल वापस लौट आते थे। अब रिजल्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल गोस स्टेट shows that most of the part of an atom is empty। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सीधे जाते थे, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होते थे, ना तो बैक आते थे लौट के और ना ही किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट होते थे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एम्प्टी है। नेक्स्ट देखेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ सम अल्फ़ा पार्टिकल रिप्रेजेंट दैट द सेंट्रल पार्टिकल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल इन साइज। जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे ना, वो क्या करते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इससे ये प्रूफ होता है कि जो सेंटर पार्ट है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसकी साइज जो है वो बहुत छोटी है।
जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते थे ना, वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज है और उसकी साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, उसकी साइज जो है बहुत स्मॉल है। अब आगे देख लेते हैं। रीबाउंस बैक ऑफ सम पार्टिकल शोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज डेंस। जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे वो वापस लौट के आ रहे थे, उससे ये प्रूफ हो रहा था कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो डेंस है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो वापस लौट के आ रहे थे ना, उससे ये प्रूफ होता है कि एटम का न्यूक्लियस क्या है, डेंस है। अब आगे देखेंगे रिजेम्बलेंस विथ प्लानिटरी मॉडल। रदरफोर्ड ने इस थ्योरी को प्लानिटरी मॉडल से रिजेंबल किया। रदरफोर्ड रिजेंबल हिज थ्योरी विथ प्लानिटरी मॉडल। प्लानिटरी मॉडल के अकॉर्डिंग जो सन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट प्लैनेट उसके अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो सन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट प्लैनेट जो है उसके अराउंड मूव करते रहते हैं। किसके अराउंड, सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी मॉडल सन इन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ डिफरेंट प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सिमिलरली न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम इज न्यूट्रल बिकॉज एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि वो इक्वल नंबर में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को रखता है। उसके पास इक्वल नंबर में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से वो न्यूट्रल होता है एटम। अब इसका लिमिटेशन देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या प्रूफ नहीं कर पाया था। तो लिमिटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वो ऐसे मूव करते करते स्पाइरल शेप पे मूव करते करते उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस शेप में मूव करता रहता है। उसको स्पाइरल शेप में मूव करते करते, ये जो शेप बन रहा है मूव करने वाला ना, वो स्पाइरल शेप है। मूव करते करते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसी को रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो देखेंगे फर्स्ट लिमिटेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज पार्टिकल एंड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ में मूव करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस। उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बाद में उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसी को प्रूफ नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। सेकेंड लिमिटेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और कंटिन्यूसली जो है एनर्जी को इमिट करता रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, लेकिन वो क्या देता था, लाइन स्पेक्ट्रम देता था। और रदरफोर्ड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहता है और उसको क्या करना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, लेकिन वो क्या दे रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। रदरफोर्ड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एटम इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअस, सो इट फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो फॉर्म हो रहा था, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।